गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने देखा था मानव नेत्र की संरचना के बारे में। आज हम हमारा जो पाठ 10 है उसमें मानव नेत्र के जो हमने 3 स्तर थे वो पढ़ रहे थे। उसका जो रेटिना स्तर पढ़ रहे थे उसमें ये बताया था हमने कि उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, शलाका और संक। शलाका और जो दूसरे प्रकार की थी वो क्या है, शंकु। शलाका और शंकु 2 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो हम देख रहे थे कि जो रेटिना स्तर है हमारा उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, शलाका और शंकु। अब ये जो है रात में कम प्रकाश में सक्रिय रहती हैं। इसमें लिखेंगे ये रात में कम प्रकाश में सक्रिय रहती है। अब ये रात में कम प्रकाश में सक्रिय रहती हैं तो ये क्या होंगी, दिन में अधिक प्रकाश में सक्रिय रहती है। दिन में अधिक प्रकाश में सक्रिय रहती है। ये रात में कम प्रकाश में सक्रिय रहती है और वो दिन में अधिक प्रकाश में सक्रिय रहती है। उसके आगे देखते हैं कि इसमें वर्णक होता है रोडोप्सिन वर्णक और उसमें होता है आयोडोप्सिन वर्णक। तो लिखेंगे इसमें रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। तो हमारे शलाका उसमें कौन सा वर्णक होता है, रोडोप्सिन। और इसमें कौन सा होता है, तो लिखेंगे इसमें आयोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। आयोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। इसमें रोडोप्सिन वर्णक होता है और उसमें क्या होता है, आयोडोप्सिन वर्णक होता है। उसके देखो जो रोडोप्सिन वर्णक है इसके संश्लेषण हेतु विटामिन ए की आवश्यकता होती है और इस वर्णक के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। मतलब रोडोप्सिन वर्णक है, लिखेंगे क्या, रोडोप्सिन वर्णक के संश्लेषण हेतु विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन ए की आवश्यकता, विटामिन ए की आवश्यकता होती है। किसके लिए, रोडोप्सिन के संश्लेषण के लिए। तो आप लाइन में से लिखेंगे रोडोप्सिन वर्णक के संश्लेषण के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है और इसमें आयोडोप्सिन जो है इसके संश्लेषण के लिए किसकी, आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसका जो संश्लेषण उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है और इसके संश्लेषण के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। फिर आगे देखेंगे हम कि जो उल्लू है उसको रात में देखता है तो इसका मतलब उसमें क्या है, उसमें केवल शलाका कोशिकाएं पाई जाती हैं। उल्लू में केवल क्या पाई जाती हैं, शलाका कोशिकाएं। तो ये तो यहां तक तो आप लिख लेंगे। उसके बाद में लिखेंगे यहां अलग लाइन में, उल्लू में केवल शलाका कोशिकाएं पाई जाती है। उल्लू का जो रेटिना है उसमें केवल कौन सी कोशिकाएं होती है, शलाका कोशिकाएं होती हैं। इसलिए वो कम प्रकाश में
ही क्या होता है, सक्रिय होता है और उसे रात में दिखाई देता है। तो आप लिख सकते हो इसलिए उल्लू को रात में दिखाई देता है। उसके बाद में अगला लिखेंगे मुर्गे में केवल शंकु पाए जाते हैं। मुर्गा जो है उसकी जो रेटिना होती है उसमें केवल क्या पाए जाते हैं, शंकु, इसलिए उसे क्या होता है, दिन में दिखाई देता है। तो जो मुर्गियों में केवल शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं इसलिए वो दिन में देख पाते हैं। मुर्गों में केवल शंकु पाए जाते हैं। मुर्गों में केवल शंकु पाए जाते हैं। मुर्गों में केवल शंकु पाए जाते हैं, इसलिए वे दिन में देख पाते हैं। दिन में देख पाते हैं, इसलिए ये दिन में देख पाते हैं। ये जो उल्लू है उसमें तो केवल शंकु है इसलिए वो रात में देखते हैं, और जो मुर्गे हैं उनमें केवल शंकु पाए जाते हैं इसलिए ये क्या देखते हैं, दिन में देख सकते हैं। मुर्गों को केवल दिन में दिखाई देता है, इसीलिए तो जैसे जैसे सुबह होती है मुर्गा बोलता है, क्यों, क्योंकि उसे इससे पहले दिख ही नहीं रहा था, तो प्रातःकाल उसे दिखता है। तो मुर्गों को केवल दिन में दिखता है और उल्लू है उसको केवल रात में दिखता है। उसका कारण समझ गए कि इसका जो रेटिना उसमें सलाका होते हैं और इस पे रेटिना में केवल क्या होते हैं, शंकु होते हैं। तो अब बताओ जो मानव है उसे दिन और रात दोनों समय दिखता है, तो कहने का मतलब मानव की आंख का जो रेटिना उसमें सलाका और शंकु दोनों पाए जाते हैं। क्या होते हैं, दोनों पाए जाते हैं। तो यहां तक लिख लें, उसके बाद में आगे लिखते हैं उससे आगे ऊपर लिख रहा हूं, मानव की आंख में सलाका व शंकु दोनों पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं। इसलिए मानव दिन व रात में देख सकता है, दिन व रात में देख सकता है। मानव जो है उसकी जो आंखें हैं उनमें सलाहकार शंकु दोनों प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसलिए यह दिन और रात दोनों समय क्या हो सकता है, देख सकता है। दोनों समय ये क्या कर सकता है, देख सकता है। फिर आगे देखते हैं हम कि आंख जो है उनसे क्या होती है, द्रव तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं। कि आंखों से क्या होती है, द्रव तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिबिंब की क्या देती हैं, सूचना देती हैं, जो मस्तिष्क में जाती हैं और मस्तिष्क को सूचना देती हैं। तो अगली लाइन में लिख लेंगे क्या कि आंखों से द्रव तंत्रिकाएं जुड़ी रहती हैं। आंखों से द्रव तंत्रिकाएं जुड़ी रहती हैं। आंखों से द्रव तंत्रिकाएं जुड़ी रहती हैं, जिनके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी सूचना किसको दी जाती है, मस्तिष्क को दी जाती है। उसके बाद में देखते हैं हमें अगली लाइन में कि आंखों में उभयावतल लेंस पाया जाता है। मतलब आंखें जो हैं उनका जो लेंस है, आंखों में उभयातल, कौन सा लेंस होता है, उभयावतल का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ लिख रहा हूं, बना के बता रहा हूं आपको। उभयावतल का मतलब होता है कि जिसकी दोनों सतह कैसी हैं, उत्तल है। जिसकी दोनों सतह कैसी हैं, उत्तल हैं। तो मानव की आंखों में
उभयोत्तल लेंस पाया जाता है। मानव की आंखों में कौन सा लेंस होता है? उभयोत्तल लेंस पाया जाता है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे पूछा जा सकता है कि मानव की आंखों में पाया जाने वाला लेंस इस प्रकार का होता है। यह इंपॉर्टेंट चीज जो थी इसमें वो कि मानव की आंख की जो है उसमें कौन सी कोशिकाएं होती हैं, और ऑप्शन में होगा क्या? शलाका, दूसरे ऑप्शन में शंकु, तीसरे ऑप्शन में दोनों, चौथे ऑप्शन में इनमें से कोई। तो क्या होगा? दोनों। अरे इसकी जगह अगर उल्लू दे दे तो केवल शलाका, और अगर मुर्गा दे दे तो केवल शंकु। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो ये लेंस है, इस लेंस को पकड़ने वाली पेशियों को पक्षमार्गी पेशियां कहा जाता है। ये जो लेंस है ना, उसको पकड़ने के लिए पेशियां पाई जाती हैं, ये जुड़ा हुआ है। तो इस लेंस को पकड़ने के लिए जो पेशियां होती हैं उन्हें कहते हैं पक्षमार्गी पेशियां। तो ये लाइन में लिख लें, इसे लेंस को पकड़ने के लिए पक्षमार्गी पेशियां पाई जाती है। इस लेंस को पकड़ने के लिए पक्षमार्गी पेशियां पाई जाती है। ये जो हमारा लेंस है उसे पकड़ने के लिए कौन सी पेशियां पाई जाती है? पक्षमार्गी पेशियां पाई जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं आगे जो है कौन देखते हैं पुतली। सब हेडिंग डाल लो, पुतली क्या होती है? पुतली हेडिंग हमारा है पुतली। पुतलियां क्या होती हैं और इनका कार्य क्या है वो देखो। ये कोर्निया के पीछे स्थित होती हैं, मतलब पुतलियां क्या होती हैं? कोर्निया के पीछे। ये जैसे हमारी आंख थी, ऐसे ये लेंस था और उसमें इस प्रकार से ये जुड़ी हुई है, और ये जो बाह्य पटल था हमारा, इसमें ये ऐसे उभरा हुआ था, तो ये कोर्निया था। तो कोर्निया के पीछे यहाँ पर स्थित थी क्या? पुतली, जिसको आइरिस बोल रहे थे हम, पुतली। तो ये जो पुतली है वो कहाँ स्थित है? कोर्निया के पीछे स्थित है, और इसका कार्य क्या होता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, कि प्रकाश की मात्रा है वो आंखों में कितनी प्रवेश कर रही है। तो पुतली में लिखेंगे क्या कि ये कोर्निया के पीछे स्थित होती हैं। ये कोर्निया के पीछे स्थित, ये कोर्निया के पीछे स्थित होती है। फिर आगे ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। ये प्रकाश की मात्रा को क्या करती है? नियंत्रित करती है। मतलब ये कोर्निया के पीछे स्थित है और इनका कार्य है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का ये कार्य करती हैं। आगे देखेंगे हम पुतली के बाद में कि अधिक प्रकाश के समय क्या होती है? पुतली, ज्यादा प्रकाश होता है तो पुतलियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे आंखों में प्रवाह जो प्रकाश है कम प्रवेश करता है, और अगर प्रकाश कम होता है तो पुतलियां क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। तो अगली लाइन में लिखेंगे हम अगली लाइन में देखेंगे हम कि ज्यादा प्रकाश में या अधिक प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाती है, तो कम प्रकाश में पुतली फैल जाती है। अधिक प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाती है तथा कम प्रकाश में पुतली फैल
ये देखना एक बार इसका कारण, और इसे ये अपने समायोजन होने में कुछ समय लगता है। इसका कारण यह है कि अगर हम अधिक प्रकाश से किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कुछ समय के लिए हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि पहले पुतलियां सिकुड़ी हुई थी और कम प्रकाश में जाएंगे तो फैलेंगे, उसे कुछ समय लगेगा। जैसे हम रात को टीवी देख रहे हैं और अचानक लाइट चली जाती है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, अपने पास वाला हाथ से एक हाथ से दूसरा हाथ भी दिखाई नहीं देता है। तो उसका कारण क्या? थोड़ी देर बाद में दिखना शुरू हो जाता है। तो उसका कारण क्या है कि उस समय अधिक प्रकाश था तो हमारी पुतली क्या थी? अधिक प्रकाश में देखो सिकुड़ी हुई थी। क्या थी? सिकुड़ी हुई थी। अब प्रकाश कम हो गया अचानक से तो उसे फैलना है, तो फैलने में कुछ क्या लगा? समय लगा, जिस समय के दौरान हमें क्या नहीं होगा? कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ये लाइन हो गई हमारी कि अधिक प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश में पुतली फैल जाती है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि आंखों में दो प्रकार के दर्व पाए जाते हैं। आंखों में पाए जाने वाली दर्व, दो प्रकार के दर्व पाए जाते हैं। कल भी मैंने आपको बताए थे दो प्रकार के वो दर्व कौन कौन से थे। एक दर्व तो ये था कि जैसे ये हमारा लेंस है और इधर ये क्या था? कोर्निया। ऐसे हमने नेत्र की संरचना बनाई थी। तो ये हमारा लेंस है। तो एक तो ये था कि ये रेटिना, ये अंदर वाला भाग है रेटिना। तो रेटिना और ये लेंस इसके बीच में, और एक कोर्निया और लेंस इसके बीच में। तो आंखों में दो प्रकार के दर्व पाए जाते हैं जिसको नाम दिया था काचाभ दर्व और एक जलीय दर्व, या जिसको नेत्रोद दर्व कहते हैं। तो इसको तो नाम दिया था क्या? काचाभ। क्या नाम दिया था? काचाभ दर्व। और इसको क्या नाम दिया था? नेत्रोद दर्व, या उसको बोलते हैं जलीय दर्व। क्या बोलते हैं? जलीय दर्व। क्या कहते हैं? जलीय दर्व। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब आप अलग लाइन में लिख लेंगे कि आंखों में दो प्रकार के दर्व पाए जाते हैं। देखो, आंखों में दो प्रकार के दर्व पाए जाते हैं। आंखों में दो प्रकार के दर्व पाए जाते हैं। नीचे एक नंबर जलीय दर्व, एक नंबर जलीय दर्व, जलीय दर्व। और ये जलीय दर्व कहां पाया जा रहा है? तो इसमें लिखेंगे यह है नेत्र लेंस व कोर्निया के बीच में पाया जाता है। यह है नेत्र लेंस व कोर्निया के बीच में पाया जाता है। यह है नेत्र लेंस व कोर्निया के बीच में पाया जाता है। नेत्र लेंस व कोर्निया के बीच में पाया जाता है। फिर आगे दूसरा था हमारा काचाभ दर्व। दूसरा क्या था? काचाभ दर्व। काचाभ दर्व इसमें लिखेंगे कहां पर पाया जाएगा? ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में। तो इसमें लिख लेंगे काचाभ दर्व में यह है नेत्र लेंस व रेटिना के बीच में पाया जाता है। यह है नेत्र लेंस व रेटिना के बीच में पाया जाता है। रेटिना के बीच में पाया जाता है। फिर नीचे लिखेंगे उपरोक्त दोनों दर्व, उपरोक्त दोनों दर्व, उपरोक्त दोनों दर्व आंखों में घर्षण को कम करते हैं। उपरोक्त दोनों दर्व आंखों में घर्षण को कम करते हैं। मतलब ये दोनों दर्व हैं वो क्या कार्य कर रहे हैं? आंखों में घर्षण को कम करते हैं। आंखों में घर्षण को कम करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि जो दृष्टि होती है, जैसे एक नेत्री दृष्टि है, द्विनेत्री दृष्टि है। एक नेत्री दृष्टि का मतलब होता है कि जैसे दो आंखें हैं, दोनों में अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा हो तो होती है एक नेत्री दृष्टि। और द्विनेत्री में क्या होता है? दो नेत्र हैं लेकिन दोनों में प्रतिबिंब एक ही बन रहा है तो क्या होती है? द्विनेत्री दृष्टि। तो हमारी जो दृष्टि है वो कौन सी है? द्विनेत्री दृष्टि। तो हम देखते हैं एक नेत्री दृष्टि। एक नेत्री दृष्टि या ऐसे लिख सकते हो दृष्टि के प्रकार। उसमें पहला
एक नेत्री दृष्टि। तो इसमें क्या लिखेंगे, इस प्रकार की दृष्टि में, इस प्रकार की दृष्टि में, इस प्रकार की दृष्टि में दोनों आंखें, इस प्रकार की दृष्टि में दोनों आंखें अलग अलग वस्तुओं पर केंद्रित होती हैं, अलग अलग वस्तुओं पर केंद्रित होती हैं, यानी दोनों आंखें हैं वो अलग अलग चीजों को देख रही हैं, अलग अलग वस्तुओं पर केंद्रित हैं, तो वो दृष्टि होती है एक नेत्री दृष्टि। और उदाहरण लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल हो पक्षी, इसमें पाई जाती है ऐसी पक्षियों में। फिर दूसरा लिखेंगे द्विनेत्री, द्विनेत्री दृष्टि। तो इसमें क्या लिखेंगे, इस प्रकार की जो दृष्टि है जिसमें दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित होती हैं, द्विनेत्री में लिखेंगे इस प्रकार की दृष्टि में दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित होती हैं। इस प्रकार की दृष्टि में दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित होती हैं, एक ही वस्तु पर केंद्रित होती हैं। फिर अगला जो है वो देखेंगे हम टेलीस्कोपिक, टेलीस्कोपिक, एक है टेलीस्कोपिक, टेलीस्कोपिक। टेलीस्कोपिक का मतलब होता है इस प्रकार की जो आंखें हैं उनका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, ज्यादा होता है, उनका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उसे बोलते हैं टेलीस्कोपिक। क्या बोलते हैं उसको, टेलीस्कोपिक। तो टेलीस्कोपिक में लिखेंगे जिन आंखों का दृष्टि क्षेत्रफल बड़ा होता है, जिन आंखों का दृष्टि क्षेत्रफल बड़ा होता है, टेलीस्कोपिक क्या होता है, जिन आंखों का दृष्टि क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। इसे द्विनेत्री में उदाहरण लिख दिया गया, नहीं लिखा तो लिख देना क्या होता है, मानव। द्विनेत्री में उदाहरण लिख देना क्या, मानव। और टेलीस्कोपिक में क्या, विद्यार्थी जिनका दृष्टि क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और इसमें उदाहरण लिख देंगे क्या, पक्षी। क्या लिखेंगे उदाहरण, पक्षी। फिर इसके बाद में देखते हैं हम देखते हैं सबसे तेज दृष्टि। सबसे तेज दृष्टि किस प्राणी की है, सबसे तेज दृष्टि, सबसे तेज दृष्टि डैश लगाकर लिखेंगे, इसमें है बाज। बाज की दृष्टि है वो क्या है, सबसे तेज, बाज की दृष्टि है वो क्या है, सबसे तेज। अब हम देखेंगे इसके बाद में आंखों का आकार, कि सबसे बड़ी आंखें किसकी होती हैं, सबसे बड़ी आंखें किसकी होती हैं। जैसे आप कानों में ऐसे देखते हैं कि तेरी हिरण जैसी आंखें, तो इसका मतलब हिरण, हिरण जिसकी बड़ी आंखें होती हैं वो क्या होती है, सुंदर आंखें होती हैं। तो अपने आकार की तुलना में, शरीर का आकार है उसकी तुलना में देखें तो हिरण की आंखें और जो घोड़ा है उसकी आंखें क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। तो आगे फिर एक लाइन में लिखेंगे, एक लाइन में, अगली लाइन में लिखेंगे अपने शरीर के आकार की तुलना में, अपने शरीर के आकार की तुलना में सबसे बड़ी आंखें, देखो ये ध्यान देना, मैंने क्या लिखा है, अपने शरीर के आकार की तुलना। कहीं आप ये नहीं सोच लो कि सबसे बड़ी आंखें, नहीं, शरीर के आकार की तुलना में। कोई बड़ा शरीर हो सकता है, उसमें आंखें इनसे भी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करें, आकार की तुलना कर रहे हैं कि जिसका आकार छोटा है लेकिन फिर भी आंखें क्या है, बड़ी है। तो अपने शरीर के आकार की तुलना में, कहीं किसी को पता हो कि सबसे बड़ी आंखें किसकी हैं, तो और कोई जंतु हो सकता है उसका, लेकिन उसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा, तब इनसे आंखें क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो मैंने ये लिखा दिया है अपने शरीर के आकार की तुलना में सबसे बड़ी आंखें किसकी होती हैं, हिरण व घोड़ा, हिरण व घोड़ा, इनकी आंखें क्या होती हैं, बड़ी होती हैं शरीर के आकार की तुलना में। फिर आगे देखो,
आगे अब ये बताओ कि मानव का जो दृष्टि क्षेत्र है या मानव दृष्टि का जो दृष्टिपरास है वो कितना होता है। तो दृष्टिपरास बताओ मानव का। दृष्टिपरास के लिए मानव का निकटतम बिंदु और दूर का बिंदु बताएंगे। तो दृष्टिपरास के लिए मानव का जो निकट बिंदु है वो कितना होता है 25 सेमी। कितना होता है निकट बिंदु, निकट दृष्टि बिंदु कितना होता है 25 सेमी। यानी मानव को जो दृष्टिपरास है, दृष्टिपरास मानव के नेत्र का जो दृष्टिपरास है, दृष्टिपरास मैं मानव का पढ़ रहे इसलिए याद लिख रहा हूं, दृष्टिपरास है वो 25 सेमी, 25 सेमी से क्या होता है अनंत, 25 सेमी से अनंत। तो यहाँ पर 25 सेमी के नीचे लिख देंगे क्या है ये निकट बिंदु। क्या है निकट बिंदु, यानी 25 सेमी से निकट की वस्तु हमें ज्यादा स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। और ये अनंत क्या है दूर बिंदु। क्या है दूर बिंदु। अब ये बताओ, इसके बाद में ये बताओ कि मानव की एक की तुलना में जो दो आंख हैं होने का क्या लाभ है। एक आंख की तुलना में दो आंखें होती हैं उसका क्या लाभ होता है। तो मानव को एक आंख से 150 डिग्री पर दिखाई देता है, दिखाई देता है। मतलब मानव की एक आंख है, जैसे ये मान लिया मानव की आंख, तो ये एक आंख है उससे कितना दिखेगा हमें 150 डिग्री दिखाई देगा। लेकिन अगर दोनों आंखें हैं तो कितना होगा, अरे दोनों आंखों से कितना दिखाई देगा 300 डिग्री नहीं, 300 डिग्री नहीं दिखाई देता है। दोनों आंखों से कितना दिखाई देता है 180 डिग्री। तो मानव की एक आंख से 150 डिग्री दिखाई देता है, लेकिन दोनों आंखों से 180 डिग्री दिखाई देता है, 180 डिग्री पर दिखाई देता है। मानव की मतलब एक आंख है उससे हमें 150 डिग्री दिखेगा और दोनों से हमें 180 डिग्री दिखाई देता है। और जो वस्तु होती है उसकी त्रिविमीय हमें जो संरचना है वो दिखाई देती है और स्पष्ट संरचना में दिखाई देती है, जिससे दो जो आंख है मानव की उनके द्वारा। उसके बाद में हम आगे देखते हैं अब मानव के लिए जो नेत्र से संबंधित बीमारियां हैं उनके बारे में देखते हैं कि मानव को नेत्र से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं वो देखते हैं। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो होगा क्या नेत्र दृष्टि दोष या नेत्र से संबंधित रोग। देखेंगे आगे देखेंगे हम नेत्र रोग। नेत्र रोग कौन डालू नेत्र रोग। नेत्र रोग, नेत्र रोग में पहला रोग ही हम देखते हैं क्या रतौंधी। कौन सा रोग है रतौंधी। रतौंधी रतौंधी रोग इसमें लिखेंगे यह रोग विटामिन ए की कमी से होता है। यह रोग विटामिन ए, यह रोग विटामिन ए की कमी से होता है। यह रोग विटामिन ए की कमी से होता है। इस रोग में रात को दिखाई नहीं देता है। इस रोग में रात को दिखाई नहीं देता है, अंधेरा हो जाता है ना उसके साथ ही उसको दिखना बंद हो जाता है। उस रोग को बोलते हैं रतौंधी। इस रोग में रात को दिखाई नहीं देता है। रात्रि तथा शाम के समय इसमें दिखाई नहीं देता है। और विटामिन ए की पूर्ति करके हम इस रोग से क्या हो सकते हैं उपचार कर सकते हैं। मतलब जिनसे हमें विटामिन ए प्राप्त हो वो हम उपयोग में करके इनका उपचार कर सकते हैं। दूसरा जो रोग है वो रोग है जेराथेमिया। जेराथेमिया
जेराथेमिया। जेराथेमिया ये रोग होता है, उसमें क्या होता है कि आंखों का सूखापन होता है, आंखें क्या होती हैं, सूखी सूखी आंखें दिखती हैं, और ये भी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। इसको आंखों का सूखा रोग भी कहते हैं, लिख लेना इसमें, आंखों का सूखा रोग, आंखों का सूखा रोग, इसे आंखों का सूखा रोग भी कहते हैं, और ये विटामिन ए की कमी से होता है, जेराथेमिया। जेराथेमिया। फिर अगला जो हमारा दृष्टि दोष है, अगला जो हमारा दृष्टि दोष है, वो दृष्टि दोष आता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, तीसरा दोष आता है क्या, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। देखो इसमें ध्यान देना, जो दोष लिखा है वो दोष नहीं है, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष तो निकट की वस्तु इसमें साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। निकट की वस्तु क्या होती है, हमें साफ दिखाई देती है, और दूर की वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देती है। तो इसमें लिख लो, इस दोष में व्यक्तियों को, इस दोष में व्यक्तियों को, इस दोष में व्यक्तियों को निकट की वस्तु, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो कंपैरिजन में इनमें ऐसे परिभाषा पूछ करके प्रश्न पूछ सकता है कि नेत्र का वह कौन सा दोष है जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो उसका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। उसके बाद में आगे हम देखें तो ये जो दोष है हमारा, उसमें प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो इस प्रकार के दोष में प्रतिबिंब क्या बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। देखो यहां पर मैं चित्र बना रहा हूं, वो ध्यान देना। ये जैसे हमारा नेत्र लेंस है, क्या है ये, नेत्र लेंस है, और इस प्रकार से ये कोर्निया है। इस नेत्र दोष से संबंधित मैं आपको एक चित्र बना करके, चित्रों के माध्यम से इनको समझा रहा हूं, तो आप ध्यान दें। इसके बाद में ये जो हमारा दूसरा रक्त पटल है, रक्त पटल है, और तीसरा भाग जो है हमारा वो कौन सा था, रेटिना। कौन सा था, रेटिना। और रेटिना पर जो स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनता है, पीत बिंदु पर। अब क्या है इसमें कि जैसे इस लेंस में यहां पर कोई प्रकाश किरणें आ रही हैं, ऐसे क्या आ रही हैं, ऐसे कोई प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो ये लेंस, मान लो यहाँ कोई वस्तु है, तो अब नेत्र लेंस से जाएगी, तो ये जो प्रतिबिंब बनना चाहिए था कहां पर, रेटिना पर, यहां आकर मिलनी चाहिए थी। अगर आंख स्वस्थ है तो ये प्रतिबिंब ऐसे बने। स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब कहां बना, रेटिना पर बना। तो ये आंख कौन सी है हमारे पास, स्वस्थ आंख है। कैसी है, स्वस्थ। अगर दूसरा हम देखें, या बना रहा हूं मैं दूसरा चित्र, इसमें क्या होगा, ये हमारा नेत्र लेंस है और ये कोर्निया है। इसके दृष्टि पटल वो नहीं, आप समझ लेना, ये हमारी आंख है। अब इसमें क्या होगा, मान लिया ये रेटिना था, तो इसमें क्या होगा कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहां बनना चाहिए, रेटिना पर। लेकिन इसमें क्या होगा, रेटिना पर नहीं बनकर क्या होता है, रेटिना से पहले बन, ये रेटिना से पहले बन गया। ये क्या हो गया, रेटिना से पहले बन गया। तो ये कौन सी हो गई, रोगग्रस्त आंख। कैसी हो गई, रोगग्रस्त। तो इसमें कौन सा दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष। अब इसका हम उपचार करें तो इसके लिए क्या लेंगे, अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे। क्या करेंगे, अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे, तो वो हमारे बाद में प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, कि ये हमारा नेत्र लेंस है, यहाँ बना रहा हूं, और यहाँ पर ये कोर्निया है, ये हमारी आंख है मान लो। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर अवतल लेंस लगा देंगे। क्या कर देंगे,
अवतल लेंस लगा देंगे तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर जो भी किरणें आएंगी, जैसे ये किरण आ रही है ये तो सीधी जाएगी इसमें भी इसमें भी, लेकिन अब यहाँ पर ये किरणें आ रही हैं तो ये किरणों को थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, इनको यहाँ से फैलाएगा। क्या करेगा, ये किरणों को यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऐसे फैलाएगा। तो अब किरणें क्या हो गई, दूर हो गई। अब ये इनको वापस क्या करेगा, ये तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, वापस रेटिना पर बन जाएगा, हमें स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा। तो ध्यान देना है एक तो चीज इसमें देखो क्या कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आंसर होगा रेटिना से पहले। ऑप्शन होगा क्या, रेटिना से पहले, रेटिना के बाद में और रेटिना पर। तो क्या होगा, स्वस्थ आंखों में तो होगा रेटिना पर, निकट दृष्टि में दोष में होगा रेटिना से पहले, और अगर दूर दृष्टि दोष है तो रेटिना के बाद में होगा। और फिर प्रश्न यहाँ पर यह पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए आएगा अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो रख ली जल्दी से ये डायग्राम समझने के लिए बना लें कि स्वस्थ आंखें हैं तो रेटिना पर बन रहा है, निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त है तो रेटिना से पहले बन गया, इसका उपचार किया तो वापस कहां बन गया, रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया। तो इस प्रकार से हमने निकट दृष्टि दोष देख लिया कि निकट दृष्टि दोष है उसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है और दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब यहाँ पर प्रश्न कंपटीशन लाइक प्रश्न ये बनता है कि एक विद्यार्थी जिसे क्या हुआ, निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त है। क्या है, निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त है और वो पीछे की लाइन में बैठा है, तो आप अध्यापक होने के नाते उसका इससे का किस प्रकार से उपचार करेंगे। तो इसका क्या होगा कि हम उन्हें से क्या करेंगे, आगे की लाइन में क्या कर देंगे, बैठा देंगे। तो आगे बिठाएंगे तो उसे निकट की वस्तु क्या दिख जाएगी, स्पष्ट दिख जाएगी। तो हम उसे पीछे से उठाकर क्या कर लेंगे, आगे की लाइन में बिठा देंगे, तो उस व्यक्ति को या उस विद्यार्थी को आसानी से दिखाई सही देने लग जाएगा। तो हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं क्लास में, उस विद्यार्थी को सही तरह से क्या जाए, समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से हम आगे देखते हैं जो हमारा कौन सा दोष, दूर दृष्टि दोष। चौथा दोष जो है हमारा वो है कौन सा, दूर दृष्टि दोष। तो इसमें हो गया निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु क्या हो रही है, स्पष्ट दिखती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है और इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। कारण क्या है इसमें कि नेत्र लेंस है, उसकी कारण में लिख लेना, कारण डाल करके नीचे कारण में लिखना, क्योंकि इसमें लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है। इसमें लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। अब इसके बाद में हम अगला देखेंगे दूरदृष्टि दोष। क्या देखेंगे, दूरदृष्टि दोष। 4 नंबर पर जो हमारा है वो क्या है, दूर दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष है तो सीधा ही समझ गए, दूर की वस्तु स्पष्ट और निकट की वस्तु से स्पष्ट नहीं दिखती। तो एक विद्यार्थी को दूरदृष्टि दोष है, वो आगे की लाइन में बैठता है, उसे स्पष्ट नहीं दिखता, तो क्या करेंगे हम, उसे पीछे की लाइन में बैठा देंगे तो उसे चंबट आसानी से दिखाई देने लग जाएगा। वही उसी की तरह अब इसमें प्रतिबिंब कहां बनेगा, रेटिना के बाद में बनेगा। कहां पर बनेगा, रेटिना के बाद में बनेगा। क्यों, उसमें फोकस दूरी क्या हुई थी, कम, इसमें फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कारण यही है। उसके बाद में इसके उपचार के लिए क्या करेंगे, उसमें क्या किया था, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया था इसमें। तो इसमें किसका करेंगे हम, उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करेंगे। तो वही कारण होता है, उत्तल लेंस का चश्मा हम उपयोग करते हैं तो उसकी क्षमता किसमें आती है, प्लस में। तो अगर प्लस के नंबरों वाला चश्मा जिसके लगा हुआ है +1 +2 ऐसा चश्मा लगा हुआ है, तो इसका मतलब उसे कौन सा दोष था, दूरदृष्टि दोष। और अगर इसके माइनस का लगा हुआ है तो ऋणात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, अवतल की। किसकी होती है, अवतल की। तो उसे कौन सा चश्मा है, अवतल लेंस का चश्मा है। और उसे कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। ये चीज भी ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति के, कोई पूछ ले कि एक व्यक्ति के, सामान्य प्रश्न कैसे बन सकता है कि एक व्यक्ति के -1D क्षमता का
लेंस का चश्मा लगा हुआ है तो वो व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है, तो वो व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है। तो माइनस, माइनस का मतलब माइनस क्षमता किसकी होती है, अवतल लेंस की। अवतल लेंस का उपयोग किसमें करते हैं, निकट दृष्टि दोष में इसका उपयोग करते हैं। अगला अगर प्लस वाला दे दे तो इसका मतलब प्लस का उपयोग कौन सा किसकी होती है, उत्तल लेंस की, और वो दोष किस दोष में उपयोग होता है, दूर दृष्टि दोष में इसका उपयोग होता है। तो निकट की तरह ही इसको भी लिखेंगे इसमें दूर दृष्टि दोष में। इस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। आगे देखो, इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है क्योंकि फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। उसमें लेंस की फोकस दूरी क्या हो रही थी, घट रही थी, और इसमें लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। और उपचार में लिख लेंगे उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग। इसका उपचार क्या है, इसका उपचार में लिखेंगे उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस के चश्मे का हम उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। इसके बाद में हमारे और भी नेत्र दृष्टि दोष हैं, जरा दूर दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि वैषम्य है, मोतियाबिंद है, ऐसे अन्य दृष्टि दोष और भी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो इस क्लास में जो हमने नेत्र की जो सामान्य जानकारी बाकी की उसको कर लिया, और नेत्र के जो दोष हैं उनके बारे में जो 3-4 दोष हैं हमने जो मुख्य दोष हैं उनके बारे में पढ़ लिया। ये विटामिनों की कमी से होने वाले दोष हैं, और इसके अलावा ये दोष है जो फोकस दूरी में कमी या वृद्धि के कारण होने वाले हैं। तो अगले दोष जो हैं वो हम पढ़ेंगे अगले हमारे पार्ट में। तो इस पे आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।